everyone, welcome back to my channel. So today we'll be doing class 12 English Flamingo chapter number 2, which is Lost Spring. So let's begin. This story, Lost Spring, is written by Anise Young, who was born in Rockela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She has done her education in Hyderabad and United States of America. Both of the parents were writers, and she has begun her career in editor as an writer sorry as a writer in India. She has been an editor and columnist means जो अखबारों में न्यूज़पेपर में ऐसे छोटे छोटे जो कॉलम्स होता है वो जो लिखते हैं वो उसी कॉलमिस्ट कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर के वो एडिटर और कॉलमनिस्ट रह चुकी है। और ये जो कहानी है जो हम जो पढ़ने वाले हैं, ये जो है उसका बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी में से एक छोटा सा पार्ट है। इसमें वो बताती है कि कैसे ये बच्चे के जो चाइल्डहुड होता है, हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो कैसे पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन में एक्सप्लोर हो जाता है, कैसे घूम जाता है ये मासूमियत बचपन का। इन दिस इन दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे दो स्टोरीज है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। Sometimes I find a rupee in the garbage. What do you do? Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ऑथर पूछती है एक बच्चे से जिसका नाम साहिब है, जिसको वो रोज़ अपने नेबरहुड में देखती है, जो कूड़ा के ड्रैग पिकिंग वगैरह करते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, कि ये आप ये क्यों करते हो। तो और यहाँ पे एक साहिब का थोड़ा बैकग्राउंड दिया गया है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग ago, sad amidst the green field of Dhaka that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. साहिब ढाका से आए हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ग्रीन फील्ड्स है, जो बाढ़ की वजह से, स्टॉर्म की वजह से वो बह गया, वो चला गया, वो डूब गया। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पे आए हैं। और हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसको अपने घर के बारे में, अपने ये जो जहाँ जहाँ पे उसका घर है ढाका, वह उसके बारे में उसे कुछ भी थोड़ा सा भी याद नहीं है। और ये बार बार आने की वजह से वो लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे बिग सिटी में आए हैं अपना रोज़गार ढूंढने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। वैसे मटर्स करके बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। और वो अपने नज़रें ऐसे घुमा लेता है, वो लुक अवे हो जा मतलब लुक ही इज नॉट लुकिंग टू द ऑथर। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो उन्होंने ऑथर ने कहा कि तो स्कूल जाओ, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। और जैसे ही बोला उन्होंने, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि कितना खोखला साउंड कर रहा है ये मेरा एडवाइस, कितना खोखला साउंड कर रहा होगा। तो देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई गो। तो साहिब ने जवाब दिया कि यहाँ पे कोई आस पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब वो लोग बनाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आज हाफ जोकिंग। तो ऑथर ने ऐसे मजाक में कहा कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम आओगे। तो साहिब ने बहुत स्माइल करके स्माइलिंग ब्रॉडली ही सेड यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। और उसके कुछ दिन बाद ऑथर को दिखा कि वो साहिब उनकी तरफ भाग के आ रही है। इज़ योर स्कूल रेडी, साहिब ने पूछा ऑथर से कि क्या आपका स्कूल रेडी है अब। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड, having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world.
तो उन्होंने इनको बहुत शर्मिंदगी हो रही थी ये कि इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि वो स्कूल बनाऊंगी, मतलब इसके बारे में उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया है कि वो स्कूल बनाएंगे एंड ऑल दैट। तो उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है जब साहब ने ऐसा पूछा कि आपका स्कूल रेडी है क्या करके। तो उन्होंने बोला कि स्कूल बनने में बहुत वक्त लगता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिज नेम, साहेब आलम ही अनाउंस। तो बहुत महीनों तक उसको जानने के बाद ऑथर ने उसका उनसे उनका नाम पूछा साहेब से। तो साहेब ने कहा कि साहेब आलम, उसने ऐसे अनाउंस किया। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. पर ऑथर सोच रहे कि उसको साहिब को अपना नाम का मतलब नहीं मालूम। अगर उसे मालूम होता तो उसे खुद पे भरोसा नहीं होता। और उसका नाम का मीनिंग था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यू नो, द लॉर्ड ऑफ ये ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड ऑफ दिस ब्रह्मांड। Unaware what Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो उसको बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उनका नाम का मालूम है क्या। और वो ऐसे ही गलियों में ऐसे रास्तों पे ऐसे भटक मतलब घूमता रहता है अपने बेयरफुट आर्मी के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो बेयरफुट घूमते हैं। जो ऐसा है कि जब जस्ट लाइक मॉर्निंग बर्ड्स जो शाम को डिसअपेयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीने महीनों तक जानने के बाद वो साहिब के दोस्तों को रिकॉग्नाइज करने लगी थी कि ये कौन है एंड ऑल दैट। इनका फेस रिकॉग्नाइज हो गया था उनको, इनिसियों को। Why aren't you wearing चप्पल? I asked one. तो उन्होंने उन्हीं में से एक को पूछा कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहना है। My mom did not bring them down from the shelves, he answered simply. तो उन्होंने ऐसे ही बोला, he answers कि मेरी माँ जो है वो शेल्फ से मेरे चप्पल नहीं उतार के देती। Even if she did, he will throw them off. तो adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर उसकी माँ उसके लिए शेल्फ से उतार के उन्हें दे भी देगी तो ये फेंक देगा, जिसने खुद अनमैच जूता पहना हुआ है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया कि आपका तो जूता ऐसे मैच नहीं कर रहा है ऑल दैट। तो वो ऐसे कुछ नहीं कहा, वो ऐसे अपने फीट को शफल करता रह रहा था। I want shoes, says a third boy. एक तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपने जीवन में एक भी पैर अपने मतलब उसके पास एक भी जोड़ा जूता नहीं था अपने पूरे जीवन में, उसने अब तक एक भी ओन नहीं किया है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on villages' roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot, is one explanation. तो उन्होंने जब ऐसे इतनी जगह पे वो गई है इस कंट्री के, तो उन्होंने देखा है कि सिटीज़ में एंड ऑल इन विलेज रोड्स उन्होंने देखा है बच्चों को ऐसे बेयरफुट रहते हुए। तो ऐसा लगता है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि उनके पास ऐसे पैसे नहीं है, बस ये एक ट्रेडिशन हो गया है। यही एक एक्सप्लेनेशन है वो बोल रही है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उनकी जो गरीबी है वो उसे उससे मुंह मोड़ने का, उससे छुपने का मतलब तो फेस नहीं करने का एक एक्सक्यूज हो सकता है ये। वो वंडर कर रही है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी फ्रॉम उडुपी once told me आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी once told me। तो उनको एक कहानी याद आ रहा है जिस एक आदमी ने उन्हें सुनाई थी जो उडुपी से था। As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. तो उनको एक कहानी याद आ रहा है जो एक आदमी ने उन्हें सुनाई थी एक बार। As as a young boy, he would go to school past all temple.
ऐसे यंग बॉय, ऐसे एक छोटा बच्चा जब यंग बॉय वो जब मंदिर से ऑल टेम्पल से गुजर के वो जब जाता था, वो तो रुक के वहाँ पे ऐसे प्रे करता था कि उसको एक जोड़ी चप्पल मिल जाए। और उसी ओल्ड टेम्पल में उनका जो पिताजी था, उनका जो फादर थे, वो भी वहाँ पे प्रीस्ट थे। तो 30 इयर्स के बाद जब उन्होंने विज़िट किया, तो वो पूरा जो वहाँ का टेम्पल का माहौल है पूरा वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। वो बहुत खाली खाली सा आइसोलेटेड एबंडन सा माहौल हो गया था वहाँ पे। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। और उसी ओल्ड टेम्पल के बैकयार्ड में वो जो उसका जो मंदिर का जो ओल्ड टेम्पल है, उसका नया प्रीस्ट वहाँ पे रहता था। और वहाँ पे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी थे। ए यंग boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school on a folding bed. तो एक यंग बॉय जो ग्रे यूनिफॉर्म में है, जो जिसने सॉक्स और शू दोनों पहन रखे हुए हैं, वो आता है और अपना बैग जो है वो अपने फोल्डिंग बेड पे ऐसे थ्रू करता है, फेंकता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess. When he had finally got a pair of shoes, he let me never lose them. तो उसको देख के उनको एक और याद आ रहा है, एक और बच्चे ने जो प्रे किया था कि अगर उसे उसको एक जोड़ी जूता मिल जाए तो प्लीज प्लीज लेट मी नेवर लूज देम। प्लीज उसे प्लीज मुझसे खोने मत देना। ऐसा उसने गॉडेस से प्रार्थना किया था, उससे प्रे किया था। The goddess had granted his prayers. Young boys like the son of the priest now wore shoes. तो इसका जो प्रेयर था वो अभी ग्रांटेड हो गया, और ये जो यंग बॉय है, जैसे कि प्रीस्ट का जो बच्चा है, उसको भी अब शूज़ में वो लोग शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रेड पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे नेबरहुड में है, जो रेड पिकिंग करते हैं, वो अभी भी शूलेस रहते हैं, बेयरफुट रहते हैं, उनके पास चप्पल नहीं है। My acquaintance with the barefoot ragpicker leads me to the Simapuri, a place of the periphery of Delhi yet miles away from it, metamorphically. तो जो उनके जो barefoot ragpickers थे, उन्होंने वो ऑथर को सीमापुरी लेके गए, जो थोड़ा सा ही मील दूर है दिल्ली से, पर मेटामॉर्फिकली वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है। जितना उनका दूरी है उससे भी ज़्यादा दूरी है। इट्स लाइक कि दिल्ली बहुत डेवलप शहर है, बट सीमापुरी में ऐसे स्लम एरिया एंड ऑल दैट, वहाँ पे कूड़ा एंड ऑल दैट, झोपड़पट्टी वगैरह वगैरह वहाँ पे है। तो कंपैरिजन में मेटाफोरिकली इट्स मोर फार देन द दिल्ली। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 71। जो यहाँ पे रहते हैं वो वहाँ से बांग्लादेश से आए हैं 1971 को। साहेब फैमिली इज अमंग देम। साहेब का फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी was the wilderness it still is, but it is no longer empty in structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage drainage or running water, live 10,000 replicas। तो सीमापुरी पहले ऐसे पूरा जंगल जंगल सा था, पर वो अभी भी है, पर वो अभी पहले की तरह खाली खाली एम्प्टी नहीं है। अब यहाँ पे रूफ स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ भी है, टिन एंड ट्रैम्पलिन से उनका छत ट्रैम्पलिन से छत भी है, टिन या फिर टिन से छत है। और सीवेज वगैरह है, डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। और यहाँ पे 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। दे लिव here They lived here more than 30 years without an identity। वो लोग यहाँ पे बिना आइडेंटिटी के 30 years रह रहे, without permits, बिना permits के, but with a ration card that get them names on the voter list। बिना परमिट के वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और बट उनको राशन कार्ड मिलता है, जिसकी वजह से वोटर्स की लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया है। and unable to buy them grain। okay, राशन कार्ड मिलता है, तो जिसकी वजह से उनको ऐसे राशन मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। खाना ज़्यादा ज़रूरी है
खाना ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव, मतलब मोर देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी खाना है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. तो ऑथर बोल रही है कि ऑथर बोल रही है कि उन्होंने एक वुमेन ग्रुप से पूछा कि जिसने टैटर्ड साड़ी पहना, जिसने फटा हुआ साड़ी पहना है, ग्रुप ऑफ वुमेन से जिसने फटा हुआ साड़ी पहना है, उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपना ग्रीन फील्ड, सो इतना सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स क्यों छोड़ा। तो वो बोलने लगी कि इफ अगर दिन के आखिर में हम लोग अपने परिवार वालों को बिना भूखे यू नो सोने जा सकते हैं ना, तो हम यही प्रेफर करते हैं रादर दैन कि हम लोग ऐसे इस खूबसूरत जगह पे रहे। So, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. तो जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है वहाँ पे वो लोग टेम्पररी अपना घर बना लेते हैं। And survival in Simapuri, sorry, children grew up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof. But for child it is even more. तो बता रही है कि बच्चों के लिए भी बच्चों भी यहाँ पे ऐसे सर्वाइवल में पार्टनर बन रहे हैं, और उनका सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग करना। सीमापुरी में सर्वाइवल जीने का मतलब सर्वाइव करने का मतलब है रैक पिकिंग करके सर्वाइव करना, और वो ये बहुत सालों से ही करते आ रहे हैं, और ये उनका एक फाइन आर्ट, एक स्किल बन गया है उनके लिए। गार्बेज इज गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज जो है वो गोल्ड की तरह है उनके लिए, ये इनकी रोजी रोटी है, और उनके सर के ऊपर छत यही है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, अगर चाहे वो छत लीक ही क्यों ना कर रहा, पर एक बच्चे के लिए इसे इसे कई गुना ज्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. साहिब ऐसे साहिब ऐसे बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। उसके आइस लाइट अप होके ऐसे बता रहा था वो एमी सिंह को, जो कि हमारी ऑथर है। तो ऑथर बता रही है कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक सिल्वर कॉइन मिल सकता है इस पूरे में, तो तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे, कि उम्मीद रहेगी आपको कि यहाँ पे और भी कुछ मिल सकता है जो आपके काम आए, जो आपके फायदे में हो। So वही बता रही है, it seems that for children garbage has a meaning different from that it means to their parents. For the children it is a wrap in wonder, for the elder it means of survival. यहाँ पे ऑथर बता रही है कि चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए ट्रैक पिकिंग का गार्बेज जो है वो एक उसका दूसरा मीनिंग है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स के लिए, जो उनके माँ बाप है उनके लिए दूसरा मीनिंग है। ये चिल्ड्रंस के लिए ये एक रहस्यमय, ये सब मिस्ट्री, ये वंडर कि यहाँ पे क्या हो सकता है, दैट क्यूरियोसिटी है। पर बड़ों के लिए ये सर्वाइवल है, जीने का इनका एक द मोड, इनका जीने का ये सर्वाइवल का एक जरिया है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 men dressed in white playing tennis. तो एक सर्दी की सुबह उन्होंने देखा साहिब को फेंच गेट के सामने, जो हमारे नाइबरहुड क्लब में है, वो खड़े होके 2 यंग मैन को देख रहे थे, जिसने वाइट कपड़े पहने हुए थे, एंड दे वर प्लेइंग टेनिस। वो लोग टेनिस खेल रहे थे और साहिब देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही मम्स। वो ऐसे मतलब ही वाज हमिंग एंड से आई लाइक द गेम, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. वो admit करता है, जब कोई नहीं होता ना, तो मैं कभी कभी अंदर चला जाता हूँ। वो बता रहा है। The gatekeeper lets me use the swing. और वो बता रहा है कि गेटकीपर जो है, जो गार्ड है, वो कभी कभी मुझे स्विंग भी यूज करने देता है। Sahib, who is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts,
और साहब ने आज तो वो जूते भी पहने हुए हैं जो बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा है। उसके डिस्कलर जो रंग उतरा हुआ शर्ट और शॉर्ट्स है उससे उसके मैच नहीं करा, समथिंग, it was not looking strange, it was looking strange. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो उन्हें साहब बोलते हैं कि ये मुझे किसी ने दिया है करके, जैसे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन के तरीके में ऐसे वो बोल रहा था कि किसी ने ये मुझे दिया है. The fact the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो ये किसी एक अमीर बच्चे का डिस्कार्डेड शू है जिसने पहनने से मना कर दिया क्योंकि उस शू में एक होल है. पर ये चीज़ साहब को फ़र्क नहीं करा, बॉदर नहीं कर रहा कि उस जूते में होल क्यों ना हो, उससे ये कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा उसे. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is dream come true. जिसने हमेशा barefoot ऐसे चला है, barefoot बिना चप्पल के यहाँ पे इर्द गिर्द घुमा है, उसके लिए अगर उसको जूता मिल जाए और उसमें होल क्यों ना हो, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसके लिए तो ऐसा है कि उसका एक ड्रीम ऐसा सच हो गया, उसका एक सपना सच हो गया, ऐसा है. But the game he is watching so intensely is out of his reach. लेकिन जो ये गेम जो साहिब देख रहा है वो उसकी बहुत गौर से जिस गेम को वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है. This morning, Sahib is on his way to the milk booth in his hand in a steel canister. I work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. आज साहिब सुबह सुबह मिल्क बूथ पे खड़ा था अपना एक स्टील का कैनिस्टर लेके, और साहिब ने ऐसे एक डिस्टेंस पे पॉइंट करके कहा कि मैं अब वहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ टी स्टॉल पे काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपी मिलता है और मुझे खाने को भी मिल जाता है. दस ही लाइक द जॉब आई आस्क. तो ऑथर ने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है. तो हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. This bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो ऑथर ने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, पर उसमें उसका चेहरे में से वो केयर फ्री लुक, जो बचपना था, जो केयर फ्री था, जिसको वो ऐसे घूमता फिरता मजाक ऐसे करता था, वो चला गया है. अब वो कैनिस्टर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है इन कंपैरिजन टू द बैग ही यूज्ड टू कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. उसके अपने कंधे पे जो तो इतना हल्के में वो इतना अपना प्लास्टिक बैग लेके इधर उधर ऐसे घूमता था अपने दोस्तों के साथ, उससे ज़्यादा वो कैनिस्टर भारी लग रहा था. क्योंकि अब वो कैनिस्टर उसका नहीं है, टी स्टोर के जो मास्टर है उसका है. और पर वो रैक पिकिंग का प्लास्टिक जो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था. अब साहिब खुद का मास्टर नहीं रहा क्योंकि वो उस शॉप का शॉप के लिए काम कर रहा है. वो अपने ही इज नो लॉन्गर, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. सो दैट्स इट फॉर दिस फर्स्ट स्टोरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई एक्सप्लेन. So let's begin with our second story. I want to drive a car. Mukesh insists, being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश. तो यस, मुकेश इंसिस्ट टू बी हिज ऑन मास्टर. मुकेश बोलता है, इंसिस्ट करता है कि वो खुद अपनी मर्जी का मालिक बनेगा, और वो बोलता है कि वो अनाउंस करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी मालूम है? आई आस्क्ड, वो ऑथर ने पूछा. देन द मुकेश आंसर्स, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, ऑथर की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था. His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो जो उसका जो सपना है
ऑथर को एक भ्रम सा लग रहा था इस डस्ट ऑफ स्ट्रीट में, इस धूल भरी हुई स्ट्रीट में। उसको एक इसका जो सपना है वो एक भ्रम सा लग रहा था, क्योंकि ये जो फिरोजाबाद टाउन है जहाँ पे मुकेश रहता है वो बहुत फेमस है बैंगल्स के लिए, और हर एक फैमिली यहाँ पे बैंगल्स ही बनाते हैं, और उसकी मुकेश का फैमिली भी बैंगल्स ही बनाते हैं। ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ये सेंटर है। और वो जनरेशन जनरेशन से ये आता, फैमिली उनकी जनरेशन जनरेशन ये बनाता आ रहा है। और देखने में ऐसा ही लगता है कि सारे जहान की जो औरतें हैं उनका जो बैंगल्स है, वो उनकी जो चूड़ियां है वो यहीं पे ही बनती है। Mukesh family is among them. None of them knows that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. तो मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। और उनको जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको मालूम ही नहीं है कि ये इलीगल है कि बच्चों को काम कराना ग्लास फैक्ट्री में, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और जहाँ पे ना हवा है ना रोशनी है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slogged their daylight hours after losing the brightness of their eyes. तो वो बता रहे, अगर यहाँ पे लॉ एनफोर्स हो गया था, हो हो तो यहाँ से वो लोग बाहर निकल सकते हैं। उसके मुकेश के साथ साथ 20,000 चिल्ड्रन जो यहाँ पे काम करते हैं डे लाइट में, और ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। और उसकी धूल, उसकी भट्टी वगैरह से, या फिर ग्लास के जो छोटे छोटे डस्ट बन जाते हैं उसकी आंखों में अंदर चले जाने से, कभी कभी उनकी आंखों की रोशनी, वो लोग अंधे हो जाते, वो लोग देख नहीं पाते। मुकेश आइज बीम एस इज वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश ने बोला कि वो उसे अपने घर लेके जाएगा, ऑथर को। तो वो ऑथर को अपने घर लेके जा रहा है, which he proudly says is being rebuilt। तो वो मुकेश बोलता है कि उसका घर जो है वो रिबिल्ट हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state। तो वो एक यहाँ पे एक गली में लेकर जाता है, यहाँ पे गार्बेज ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है घर के आसपास, और जहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, और वहाँ पे वॉल्स वोबली डोर्स, मतलब ना खिड़की है ना कुछ है। वहाँ पे बहुत क्राउडेड फैमिलीज है, और वहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं और ह्यूमन भी साथ साथ में ही रह रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ थी। he stops at the door of he stops at the door of one such house, bang movie iron door with his foot and pushes it open। तो मुकेश ऐसे ही एक घर के सामने रुक जाता है और अपने पाँव से ऐसे किक करता है डोर को, और हम लोग अंदर जाते। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, जो एक शैक जो हाफ बिल्ट था, जो आधा बना हुआ था, उसके अंदर जाता है। इन वन पार्ट इट इज thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling peanut vegetable। एक साइड में वहाँ पे बन रहा था, वहाँ पे पालक का सब्जी बन रहा था जो सिजल कर रहा था, पक रहा है वहाँ पे। On the ground is a large aluminium platter are more chopped vegetable, और ग्राउंड में एक एल्यूमिनियम का प्लेट रखा हुआ है वहाँ पे, और सब्जियाँ, कटी हुई सब्जियाँ वहाँ पे है। A frail woman is cooking the evening meal for the whole family। तो एक यंग वुमन जो है वो खाना बना रही है पूरे फैमिली के लिए। Through eyes filled with smoke she smiles। उसकी आंखों में धुआं था, आग में ऐसे खाना बनाने से धुआं से उठता है, तो उसकी आंखों में धुआं था, तो और धुएं के साथ साथ ही वो वैसे मुस्कुरा रही है। She smiles। She is the wife of मुकेश elder brother। वो मुकेश की बड़े भाई की बीवी है, तो उसकी मुकेश की भाभी है। Not much older in years she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house। उसकी छोटी ही उम्र में ही वो एक बहू बन गई, किसी घर की बहू बन गई है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, ऑलरेडी उसकी उसको देख रेख करने के लिए, उसको 3 men का देख रेख करने के लिए वो इंचार्ज है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उनका हस्बैंड जो यंग वुमेन है, मुकेश के जो बड़े भाई है, वो
मुकेश और उनके मुकेश के पापा। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब एक ओल्डर में जब अंदर आता है, जो कि मुकेश के पापा होंगे, पापा है, वो जब अंदर आते हैं तो वो किसी वॉल के पीछे छिप जाती है और वो अपना जो घूंघट है वो अपने सर ऐसे मुंह में से ओढ़ लेती है। ऐसा custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. तो रिवाज है उनके वहाँ पे कि उनको बड़ों के सामने, बड़े जो आदमी होते हैं, बड़े आदमी जो होते हैं उनके सामने उनको घूंघट ओढ़ना पड़ता है। In this case, the elder is an improvised bangle maker. Despite long of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. Despite इतनी सालों की मेहनत, हार्ड लेबर के बाद भी वो वो इतना कुछ कर नहीं पाए। पहले वो ऐसे टेलर काम करते थे, अब वो उसके बाद वो बैंगल मेकर हुए, मतलब चूड़ियाँ बनाने का जो काम करते हैं वो हुए, पर फिर भी वो अपने घर को ठीक से रिनोवेट तक नहीं कर पाए, ना ही वो अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाए। वो बस यही कर पाए कि उनको वो उन्होंने बस चूड़ियाँ बनाना ही उसे वो बस उतना ही वो सिखा पाए, बाकी वो उतना कुछ कर नहीं पाए, मुकेश के जो फादर है। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की जो दादी है वो कहती कि ये उसका करम है, ये डेस्टिनी है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा है, ग्लास के जो बैंगल्स है, ग्लास की जो चूड़ियाँ वो पॉलिश करते करते। Can a god given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of Bengal makers, they have nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every yard, every street in Firozabad. तो ये दादी बोल रही है कि ये गॉड गिवन लिनेज है, ये कभी टूट सकता है क्या? वो एक कास्ट में बोर्न हुए जहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है, और हमने चूड़िया इन चूड़ियों के अलावा उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है ज़िंदगी में। उन्होंने चूड़ियाँ अपने घर के अंदर देखी, यार्ड में देखा है, और बाकी जो अदर फैमिलीज़ है, अदर हाउस है जो आसपास, वहाँ पे भी चूड़ियाँ ही है, और स्ट्रीट जो फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट में भी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, एवरीवेयर इज़ चूड़ियाँ एंड ऑल दैट। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. उन्होंने बहुत सारे कलर्स की चूड़ियाँ देखी है, जो सनी गोल्ड, पेरी ग्रीन्स एंड एक्सेट्रा, जो रेनबो से निकलते हैं। lie in mounds in unkept Light in mounds in unkept yards are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes on the shanty town, and in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangle. तो ये जो चूड़ियाँ वो लोग बनाते हैं, वो यंग मैन आते हैं, जवान लड़के आते हैं, ठेलियों में लेके जाते हैं और बेचते हैं, स्ट्रीट्स में, गलियों में जा जा के बेचते हैं। तो इन डार्क हटमैन जो तेल का जो द लाइट जो ऑयल लैम्प्स होता है, वहाँ पे उसके पास में लड़का लड़की बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, उनके माँ बाप के साथ वो वहाँ पे बैठ रहे हैं, और वो लोग ग्लास को चूड़ियाँ बना रहे हैं। देयर आईज आर मोर adjusted to the dark than the light outside. उनकी जो आँखों का जो ये जो रोशनी है ना, वो ज़्यादा वो एडजस्ट कर रहे हैं अंधेरों में ऐसे, rather than the outside bright light. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसी कारण से वो लोग बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले वो लोग अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। Savita, a young girl in a drab pink sari, sits alongside an elderly woman.
soldering pieces of glass as her hand moved mechanically like the thongs of a machine. I wonder if she knows the sensitivity of the bangle she helps make. Savita, which is a young girl, जिसने ड्रेप पिंक साड़ी में उतरा हुआ पिंक पिंक ड्रेस पहना हुआ है, उतना पिंक उतरा हुआ रंग का एक ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने। वो एक एल्डरली वुमेन के साइड में बैठ के वो सोल्डरिंग कर रही है ग्लास का, एज हर हैंड मूव्स मैकेनिकली लाइक द थॉन्ग्स ऑफ अ मशीन। मशीन की तरह उसका हाथ ऐसे हिल रहा है। नो ही शो डूइंग इट वेरी fast like a machine. I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग। वो ऑथर वंडर करे कि क्या उसे इसका महत्वपूर्ण मतलब इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसे मालूम होगा कि ये क्या इम्पोर्टेंस है एक वुमेन के सुहाग में, कितना यू नो शुभ है ये, ऑस्पिशियस इन मैरिज, कितना शुभ है ये मैरिज में। इट विल dawn It will dawn on her suddenly one day when her hand is draped with red veil. It is when her hands dyed red with henna and red bangles roll onto her wrist. तो उसे एक दिन ये सब कुछ ये समझ में आ जाएगा, इसका जो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, एक दिन इसको समझ आ जाएगा जब उसके सिर में जो ये लाल वेल है, लाल ऐसे ओढ़नी दुपट्टा ऐसा ओढ़ा जाएगा, उसके हाथों में जब मेहंदी लगेगी, जब वो दुल्हन बनेगी, जब ये चूड़ियाँ उसकी कलाई पे आएगी, जब वो दुल्हन बनेगी तब उसको ये सब का समझ में आएगा। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे जो उनके बाजू में जो ओल्ड वुमन है जो बहुत साल पहले ही ऐसा बहू मतलब दुल्हन बन के आई है, और जिसके हाथों में अभी भी वो चूड़ियाँ है। बट नो लाइट्स इन हर हैंड, नो लाइट्स इन हर आइज, पर कोई भी रोशनी में देयर इज नो लाइट इन हर आइज। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she breathed. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for family to live in. तो वो जो बुढ़िया है, वो जो ओल्ड वुमन है, वो बोल रही कि मतलब एक वक्त का मतलब भर के भी एक बार भी खाना ऐसे नहीं खाया है अपनी ज़िंदगी में, उसने पूरे अपने लाइफ टाइम में, और इसी का उसे दुख है। और उनके जो हस्बैंड है, उसने उसे कुछ आता ही नहीं है चूड़ियाँ बनाने के अलावा, और उन्होंने बस इतना किया है कि वो एक अपने फैमिली के लिए एक घर बना के वहाँ पे रहने के लिए एक घर ही उसने बस उतना ही बना के, बस उतना ही उसके लिए मतलब अपनी फैमिली के लिए किया है। Hearing him, hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in her lifetime. He has a roof on his head. उसकी बातें सुन के ऑथर वंडर कर रही है कि इसने वो अचीव किया है जो बहुत वो लोग अचीव नहीं कर पाते, जैसे कि उसके सर के ऊपर छत होना, ये कोई किसी का बस में नहीं होता। लाइक मेनी ऑफ द poor people doesn't have home. That's what the author is implying. That's what the author is trying to say. The cry of money having wait. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. जो ये चीख है, जो रोना है, जो चीख है वैसों का कि उन्हें बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। ये हर हर घर का ये प्रॉब्लम है, हर घर का ये कहानी है। और उनसे द यंग men echo the lament of their elders, little moved with the time it seems in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. ये जो है इनका बैंगल्स बनाने का, ये जो ये भीड़ भाड़ में ये जो इनका काम है, पैसे कमाने हैं घर के लिए कुछ राशन लाना है, और जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है फिरोजाबाद के जो यंग बच्चों में, तो उसकी वजह से उनका
उनका उनका जो सपना देखने का इनिशिएटिव है, जो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं खो जाती, कभी वो इट्स किल्ड, वो मर जाती है। तो ऑथर बोलती है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, व्हाई नॉट व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तो ऑथर बोल रहे क्या तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम लोग ऐसे कोऑपरेटिव बनाओ। आई अर्स आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their father and forefather। उन्होंने एक जवान यंग मैन से पूछा ऐसा कि जो ये लोग ये चूड़ियाँ बेच के, ये जो चूड़ियाँ है वो बेच के मिडल मैन को बेचते हैं, और मिडल मैन जाके मार्केट में बेचती है। तो ये सब का झंझट के ये सब के झंझट से अच्छा कि वो लोग एक कोऑपरेटिव बनाए, वो मिलजुल के एक कोऑपरेटिव बनाए और वो खुद ही बेचे, मिडलमैन की ज़रूरत के बिना, मतलब विदाउट द मिडलमैन। तो उनका ज़्यादा फायदा होगा ना। तो मिडल तो इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं होगा, और वो लोग ऐसे दे विल अर्न मोर। तो ऐसा एडवाइस कर रही है ऑथर उन यंग मेंस को। तो यंग मैन जवाब में बोलते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप टू पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। तो वो यंग में बोलते हैं अगर हम लोगों ने ऐसा किया भी, ऐसा ऑर्गेनाइज किया भी, तो हम ही होंगे जो पुलिस हमें घसीट के लेकर जाएंगी, हमें मारेंगी, और कुछ इलीगल काम के लिए वो लोग मुझे हम लोग को फंसा के जेल में डाल देगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन would help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice। तो वो बोल रहा है कि ऐसा कोई लीडर है ही नहीं जो ये जिम्मेदारी who could help them, जो जो उनको हेल्प कर सके, और जो उनको एक नए तरीके से उनको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंटली उनको दिखाए कि कैसे चीज़ें चलती हैं, उनको डिफरेंटली ऐसे दिखाया, ऐसा कोई है ही नहीं है। और वो भी टायर्ड है, जैसे वो उनके फादर्स टायर्ड है, ये गरीबी एंड ऑल दिस, ये जो ग्रीड और ये जो इनजस्टिस होता है उनके साथ, ये सबसे वो भी बहुत थक चुके हैं। Listening to them, I see two distant worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other of the vicious circle of Shahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the cards and the politicians। उनके बातों को सुन के ऑथर को दो वर्ल्ड ऐसे डिफरेंटली दिखाई दे रहा है। एक तो वो लोग जो पॉवर्टी में, जो गरीबी में ऐसे डूब रहे हैं और ऐसे लूप होल में फंसे हुए हैं, और ये जो दूसरे लोग जो मिडल मैन है, पुलिसमैन है, और ये लॉ कीपर्स, पुलिस, पॉलिटिशियन जो है वगैरह वगैरह है, जो अमीर लोग हैं। Together they have imposed the baggage on the children that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father's। और ये सब मिलके ये दोनों मिलके एक बच्चों पे ऐसा एक बैगेज, एक बोझ डाल रहा है। और जब वो इनको रियलाइज होता है, उनको ये कुछ समझ में आने से पहले ही वो लोग इसका पार्ट बन जाते हैं, उसके उनके फैमिली की तरह, उनके फैमिली मेम्बर्स उनके पिता की तरह। Do not to do anything else he would mean to dare, and daring is not part of his growing up। और वो कुछ ऐसा अलग डेयरिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि डेयरिंग करना उनकी उसकी जब वो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ growing up in their life। When I see a flash of it in Mukesh, I'm cheered। I want to be a motor mechanic, he repeats। तो मुकेश को देख के उनको एक अलग सा एक ऐसा खुशी मिल रहा है, उनको खुशी मिल रहा है कि मुकेश कुछ अलग सोचता है। मुकेश बोलता है कि उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न। वो बोलता है कि वो गराज में जाके सीखेगा। बट द गराज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। पर उस गराज बहुत दूर है उसके घर से। तो मुकेश बोलता है आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो इंसिस्ट करके बोलता है कि वो चल के जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही suddenly silent। No, he says, staring at the ground। तो ऑथर बोलती कि क्या तुम ऐसा भी ड्रीम करते हो, उड़ने का भी ड्रीम करते हो, उड़ने फ्लाई प्लेन ऐसे उड़ाने का भी ड्रीम करते हैं? तो वैसे चुप हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं।
ग्राउंड में देख के, ऐसे ग्राउंड में नीचे झुक के वो ग्राउंड को देख के बोलता है कि नहीं, इन हिज स्मॉल murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. जो वैसे वो मरमर करके जब वो बोल रहा था, उसमें उसका एक उसको एम्बेरसमेंट हो रही है, पर कोई उसको रिग्रेट, पर अभी तक वो एम्बेरसमेंट रिग्रेट में टर्न नहीं हुआ है, वो रिग्रेट नहीं बना है अब तक. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplane flies over the Firozabad. तो अब तक वो रिग्रेट में टर्न नहीं हुआ है, और वो उसने ठान लिया है कि वो मानता है कि वो कार मोटर मैकेनिक बनेगा, और उसका जो ड्रीम है कि यहाँ पे कार्स ड्राइव करके आए एंड ऑल दैट. पर और वैसे भी यहाँ पे उनके फिरोज़ाबाद में बहुत कम ही एयरप्लेन्स, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद. कम ही प्लेन्स यहाँ पे उड़ के आती है फिरोज़ाबाद में. सो हियर इज द स्टोरी आई हैव टॉट यू. ये थी वो दो कहानियाँ जो एनीस यंग ने लिखी हैं, जो इसकी किताब से एक छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ पे हमें दिया गया है. So I hope you all understand what I taught you right now. So please do subscribe, comment, like, and share. And if you don't understand anything, please ask me in the comment section. I will try my best to explain you. And thank you so much. Thank you so much for watching. Bye bye, and all the best. Bye.